तेजी स्टॉक में देखने को मिली, इतिहास बना दिया स्टॉक ने। स्क्रीन पर इसका चार्ट भी एक बार के लिए आपको आएगा। एक ही कैंडल इतनी बड़ी, क्या लंबी साइज इस कैंडल की देखने को मिल रही है। आप देखिए 850% की तेजी इस कैंडल में, यानी एक ही कैंडल के अंदर जनरेशनल वेल्थ का मौका। 700 मतलब आप समझ लीजिए कि 7 गुना से ज़्यादा बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। अभी कंपनी करती क्या है मैं आपको बता दूं। स्नीकर्स बनाती है कंपनी, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी ने ऐलान कर दिया था कि नहीं, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, स्नीकर के बिजनेस को हम बंद करेंगे। फिर एक अनाउंसमेंट यहाँ पर कंपनी की तरफ से ये देखने को मिला कि अब जूते चप्पल छोड़िए और एआई की बात कीजिए। जो एआई में पिवट लिया है, अब एआई में जो ट्रांजिशन यहाँ पर देखने को मिला, ऑल बर्ड से आप देखें तो कंपनी ने नाम रखा न्यू बर्ड एआई, और उसके बाद से तो क्या ज़बरदस्त री रेटिंग यहाँ पर देखने को मिली। कंपनी बता रही थी कि एआई जीपीयूज जो है इसके कारोबार में उतरेगी, और उसके लिए तकरीबन देखें तो 50 मिलियन कर्ज इन्होंने जुटाया। और स्टॉक का भाव आप देखिए बस एक बार के लिए कि मंगलवार को $2.49 के आसपास ये बंद हुआ, और उसके बाद से $24.31। ये इतना बड़ा हिस्टोरिक सर्ज देखने को मिला, इतनी बड़ी गजब की तेजी देखने को मिली। अभी जस्ट हमने इसकी कैंडल देखी, हाई से अगर आप देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 30% नीचे बंद हुआ, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्लोज के हिसाब से देखें तो एक ही ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 600% की बहुत बढ़िया मेगा रैली यहाँ पर देखने को मिली। और इसी के साथ मुझे याद आता है कि शायद इंडियन मार्केट में तो सर स्टॉक्स में सर्किट होते हैं, कभी लगा नहीं। मैं चेक कर रहा था कि शायद 2019 में जेट एयरवेज में बहुत बड़ा सर्ज आया था, और 2009 में एसबीआई का स्टॉक जब इलेक्शन के नतीजे आए थे तो 40-45% चला। 40% असल ठाक नंबर्स हैं। दरअसल अगर आप देखें तो मुनाफा यहाँ पर 7.5% बढ़ा है, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सिर्फ टॉप लाइन और बॉटम लाइन नहीं, बीच में इनके जो पैरामीटर्स होते हैं इस पर ज़्यादा मार्केट ध्यान रखता है। अब आप ग्रॉस प्रीमियम की बात करें तो ऑलमोस्ट 17% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31% बढ़ा है। अंडरराइटिंग लॉस अगर आप देखें तो इसमें करीब करीब 282 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, और कंबाइंड रेशियो है 101.2 का, जो कि पिछले साल 102.5 था। यानी कंबाइंड रेशियो में आप देखें तो इम्प्रूवमेंट आपको 130 बेसिस पॉइंट के करीब का देखने को मिला है। जो क्लेम्स रेशियो है इसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको 80 बेसिस पॉइंट का है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो हेल्दी परफॉर्मेंस यहाँ पर इंटरनल पैरामीटर्स के हिसाब से देखने को मिली है। ओके, एचडीबी फाइनेंशियल्स के नंबर्स अच्छे माने जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें तो सब कुछ बढ़िया ही है। 40% के करीब इनका जो है मुनाफा बढ़ा है, 531 करोड़ से बढ़कर 751 करोड़ के आंकड़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसमें भी ज़बरदस्त 22% की तेजी देखने को मिली है, 2398 करोड़ का आंकड़ा है। लोन लॉसेज एंड प्रोविजन से आप देखें तो 8% के आसपास का मूव यहाँ पर है। अब खास बात है कि असेट अंडर मैनेजमेंट, इसमें ग्रोथ आपको ज़रूर नजर आएगी। 11% की 1.19 लाख करोड़ है, जो कि पिछले साल 1.07 लाख करोड़ था। लेकिन इससे थोड़ा सा सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो ग्रोथ कुछ खास ज़्यादा बढ़िया नज़र नहीं आ रही। अगर आप इनकी लोन बुक की बात करें तो यहाँ पर भी अगेन आपको 11% की बढ़त देखने को मिली है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप AUM की ग्रोथ देखें तो थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आई है सीक्वेंशियल तौर पर, और पिछले साल के मुकाबले भी देखें तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो थोड़ी सी ग्रोथ है इसे सैक्रिफाइस किया। तो एचडीबी फाइनेंशियल्स, हालांकि अगर आप नंबर्स टॉप लाइन और बॉटम लाइन के लिहाज से देखें तो बढ़िया नंबर्स हैं। ओके, काफ़ी क्वार्टर से देख रहे हैं तेजस नेटवर्क्स ने तो अच्छे नंबर्स पेश ही नहीं किए। आप इसको किसी भी हिसाब से देखें तो आपको नंबर्स में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। रेवेन्यू ज़रूर आप देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक आपको गिरावट देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर्स का बेस बहुत ज़्यादा हाई है, 83% के आसपास का कट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। अब आप ये मैं नंबर्स आपको बता रहा हूँ, ये साल दर साल है क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट के आसपास का इनका कारोबार है। नेट लॉस आप देखें तो 211-12 करोड़ के करीब का है, जो कि पिछले साल 72 करोड़ का मुनाफा था। एबिटा लॉस भी इस बार देखने को मिला है, और रेवेन्यू के लिहाज से भी देखें तो साल दर साल गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो नंबर्स तो कमज़ोर ही हैं। तेजस ऑरबिंदो फार्मा की दरअसल एक सब्सिडरी है थेरानाइम बायोलॉजिक्स, इसने एक CMO यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का करार ये आगे बढ़ाते हुए नजर आए, और इसी के लिए चलते आप देखें तो इन्होंने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भी किया है, जहां पर इनकी जो इन्वेस्टमेंट लागत है ये 150 से लेके $175 मिलियन के करीब मानी जाएगी। तो ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर एक अच्छी खबर मानी जाएगी। एंटरप्राइजेज लगातार रियल एस्टेट कंपनीज पर हम देख रहे हैं कि खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है ईस्ट बेंगलोर में। 8.63 एकड़ लैंड का डेवलपमेंट करेंगे, और इससे जो पोटेंशियल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी GDV है ये बहुत ज़बरदस्त है, 7,200 करोड़ के आसपास की है।
तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिलीवरी यहाँ पर भी फोकस रखें और ये स्टॉक लगातार पर हम इस पर चर्चा भी करते आए हैं। अब दरअसल आप देखें तो नेक्सस वेंचर्स ने ये अपनी शेयर हिस्सेदारी बेची है, लेकिन इसके सामने आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली है, ईडलवाइस म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, इनकी तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। सभी मार्की जो फंड्स हैं यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है डिलीवरी में। और रेपको होम फाइनेंस ये भी एक कंपनी है, अब आज यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। कारण ये है कि वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने 3,47,000 शेयरों की 384 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदारी किया। अपडेट्स हैं, एक तो रॉयटर्स के माध्यम से खबर निकल कर आ रही है कि अब जो वेस्ट एशिया का तनाव चल रहा है इसके चलते क्योंकि मार्केट में गिरावट है, सेंटिमेंट्स थोड़े से फ्रजाइल, थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, तो रेगुलेटरी जो है नए आईपीओस को थोड़ी सी राहत देने के पक्ष में। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी को आईपीओ लेके आना है और मौजूदा स्थिति के हिसाब से उन्हें अपने आईपीओ साइज़ को घटाना है, 50% तक रिड्यूस करना है, तो इसके लिए कोई एडिशनल कंप्लायंस, एडिशनल पेपर वर्क या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले आप देखें तो अगर साइज़ या तो 20% बढ़ता था या 20% घटता था तो यहाँ पर एडिशनल कंप्लायंस पेपर वर्क की आवश्यकता होती थी। लेकिन मौजूदा सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए सेबी विचार कर रही है कि आईपीओ के लिए थोड़ी सी ढील दी जाए। इसके अलावा आप देखें तो कल देर शाम एक और अपडेट खास तौर पर देखने को मिला, ये निवेशकों के काफ़ी हित में होगा कि सेबी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच में एक एमओयू यानी करार साइन हुआ है, जहां पर दोनों आपस में डेटा शेयरिंग करेंगे। और इसके पीछे का मकसद ये है कि जो स्टॉक मार्केट में फ्रॉड होते हैं इस पर रोकथाम लगाई जाए, क्योंकि एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार जो फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके चलते डीओटी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। एक